हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है MCQ विद आशीष। दोस्तों आज हम आरआरबी ग्रुप डी के बायोलॉजी सेक्शन से 20 MCQ करने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो चल रहे हैं और इसी बीच आपका ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में रिवीजन करवा देगा। तो आपको इसमें 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सही करने हैं और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपके कितने सही हुए। ठीक है, अगर आप 20 में से 18 भी कर रहे हैं तो आप अच्छे पोजीशन में हैं, लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए कि 20 आउट ऑफ 20 हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लाया हूँ, ये सभी आपको सही होने चाहिए। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या फिर लिम्फ। तो बताइए रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये रहा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड या फिर पिट्यूटरी। तो बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी यकृत। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको इस सब का आंसर पहले से पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बस अपने आप को टेस्ट करना है कि आपको सब सही हो रहा है या नहीं। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम्स में आपका कोई गलती ना हो। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है? तो बताइए कहाँ पर होता है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या फिर राइबोसोम या फिर क्लोरोप्लास्ट या फिर नाभिक में? तो बताइए प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए रिकेट्स या फिर बी स्कर्वी या फिर सी रतौंधी या फिर रतांधता भी बोलते हैं इसको, और ऑप्शन नंबर डी बेरी। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी रोग। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो बताओ इंसुलिन हार्मोन जो है वो किस अंग से स्रावित होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास यकृत, अग्नाशय, वृक्क या फिर प्लीहा। तो बताइए किससे जो है इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होता है। आगे बढ़ते हैं। छठवें नंबर का क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? रक्त का थक्का जमाने में किसकी भूमिका मुख्य होती है? ऑप्शन नंबर ए है आरबीसी लाल रक्त कणिकाएँ, या फिर डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएँ, या फिर प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोफोम भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइड बोलते हैं, और ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रक्त का थक्का जमाने में जो काम आता है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। तो 7 का है, मनुष्य में सामान्यतः कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुणसूत्र के ऊपर क्वेश्चन पूछता है कितने जोड़े पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 22 या फिर 23 या फिर 24 या फिर 46। तो कितने जोड़े पाए जाते हैं मनुष्य के सामान्यतः मनुष्य में? तो कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 23 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से जो 22 होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, जो 23वां होता है वो जो है लिंग गुणसूत्र होता है, लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र होता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिकीय श्वसन के लिए मुख्यतः कौन सी गैस आवश्यक है? कोशिकीय श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, क्या नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो बताइए कोशिकीय श्वसन, तो ऑब्वियस सी बात है श्वसन के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, क्योंकि हर एक कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए हमारे शरीर की। आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है, जल और खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक से होता है? क्या फ्लोएम से होता है या फिर जाइलम से या फिर कैल्शियम से या फिर
पैरेन्काइमा से। तो जल और खनिज लवणों का जो परिवहन है वो किससे होता है? जाइलम से होता है। जहाँ पर जल आए तो जल से क्या बनेगा? जाइलम बनेगा। तो इसको याद रखिएगा, जल से हमेशा जाइलम बनता है। तो जल और खनिज लवण का परिवहन किससे होता है? तो जाइलम उत्तक से होता है। आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है। अभी तक आपका कितना सही हुआ आप काउंट करते रहिए, आगे भी टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, आपके सभी सही होने चाहिए। 18 भी आता है तो भी आप अच्छे पोजीशन में हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? क्या वृक्क में होता है, या फिर हृदय में, या फिर यकृत में, या फिर फेफड़े में? तो बताइए यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यूरिया का निर्माण जो है वो यकृत में होता है। क्लियर है, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। आगे बढ़ते हैं 11th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं लेकर आया हूँ, ये सभी का क्या आंसर आपको जानने चाहिए। ठीक है, पता होने चाहिए एग्ज़ाम्स में बैठने से पहले। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो बताओ भाई, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? ऑप्शंस आप देख सकते हैं। पहला है स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, या फिर घेंघा। तो कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से बच्चों में? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, रिकेट्स। रिकेट्स होता है, ठीक है, बच्चों को रिकेट्स में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना माना जाता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो कितना माना जाता है? क्या 35 है, 37 है, 39 है, या फिर 41 है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो 37 माना जाता है। क्लियर है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना माना जाता है? तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। आगे बढ़ते हैं 13th नंबर का क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो जो रक्त में ऑक्सीजन प्रवाहित होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है? क्या हीमोग्लोबिन, या फिर इंसुलिन, या फिर पित्त, या फिर लसिका? तो किसके द्वारा होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो पूरे शरीर में रक्त के साथ प्रवाहित होता है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन है, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? अमाशय से, छोटी आंत से, मुख से, या फिर बड़ी आंत से? तो पाचन की जो शुरुआत है वो होती है आपका ऑप्शन नंबर सी, मुख से। ठीक है, जैसे ही आप मुख में डालते हैं खाना, ठीक है, अब चबाते हैं उसको, तो पाचन की शुरुआत हो जाती है, जब लार उसमें मिक्स होता है। तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं 14th हो गया। 15th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? क्या मधुमेह, मलेरिया, उच्च रक्तचाप, या फिर रक्ताल्पता? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है संक्रामक रोग है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया। मलेरिया ही होता है। ये तो शुगर है, जो पैतृक, ये बीपी वाला है। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। ये लो बीपी है, ये हाई बीपी है। ठीक है, ये शुगर है। आगे बढ़ते हैं, मलेरिया इसका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अपशिष्ट पदार्थों को छानने का मुख्य कार्य किस अंग का होता है? तो बताओ भाई, अपशिष्ट अंग को छानने के लिए कौन से अंग का उपयोग करते हैं? क्या हृदय का उपयोग करते हैं, या फिर वृक्क का, या फिर फेफड़े का, या फिर त्वचा का? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वृक्क। वृक्क का उपयोग किया जाता है अपशिष्ट पदार्थों को छानने के लिए। क्लियर है, तो वृक्क हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर का क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि जल और खनिज लवण का परिवहन कौन सा ऊतक करता है। अभी आपको भोजन के परिवहन के बारे में बताना है। तो जाइलम हमने देखा था किसके लिए? जल और खनिज लवण के लिए। स्क्लेरेन्काइमा कुछ नहीं करता, मतलब परिवहन में काम नहीं आता भोजन के। मेरिस्टेम ये सब भी नहीं है। सही आंसर हो जाएगा आपका फ्लोएम। फ्लोएम आपका सही आंसर है। फ्लोएम से आता है फल। फल एक टाइप का भोजन है, तो भोजन से फल, फल से फ्लोएम। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। डीएनए का पूरा नाम, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जाता है। अब देख लीजिए सही ऑप्शंस में कौन सा सही होता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज नाइट्रिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियर एसिड, या फिर डबल न्यूक्लिक एसिड? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ये इसका फुल फॉर्म होता है, पता होना चाहिए। आरएनए का बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन,
मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। कितने कक्ष होते हैं बताओ? मानव हृदय में तो 4 कक्ष होते हैं। और कौन से जानवर के हृदय में 4 कक्ष होते हैं ये भी बताइए, आपको पता होना चाहिए। रक्त के थक्के जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ये लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, और मेरे चैनल पे बहुत सारे ग्रुप डी के लिए साइंस के क्वेश्चंस डले हुए हैं, आप उनको देखिए जाके, आप प्लेलिस्ट में ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं ये भी आपको बताना है। आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? ठीक है, इसी से आपका एनालिसिस हो पाएगा। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए क्या विटामिन ए है, या फिर सी, या फिर डी, या फिर के? तो रक्त का थक्का कौन सा विटामिन जमाने में हेल्प करता है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब विटामिन के। विटामिन के की हेल्प से क्या होता है? रक्त का थक्का जम जाता है शरीर के बाहर। ठीक है, तो ये रहे हमारे 20 क्वेश्चंस। इसके आंसर मैं नीचे में रख दिया हूँ, ये मैं आपको PDF भेज दूँगा, आप चेक कर लेना, आपको मैं टेलीग्राम में भेज दूँगा। क्लियर है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।